हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस सेशन में, जहां पर मैं लेकर आई हूं आपके लिए सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कंसेप्ट्स आपको आते होंगे, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। कुल मिला के सारे कंसेप्ट्स वो हैं जो रिसेंटली अभी एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, जो अभी हुए हुए एग्जामिनेशन है उनमें आ रहे हैं। तो क्यों ना एक बार आप अपने आप को चेक कर लें। आइए स्टार्ट करने से पहले गाइज एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, बस इसको देख लीजिए। मॉक टेस्ट फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी सीपीओ, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीपीओ और कांस्टेबल के लिए। दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन नवंबर 22 एंड नवंबर 23 से होगा। 20 से लेके 23 तक होगा। नवंबर 22 को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एसएससी सीपीओ के 10 AM को। सेम होगा नवंबर 21 को। देखिए नवंबर 20 को पूरा मॉक टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, और इसका जो एनालिसिस होगा इसका पूरा नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन 21। रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का और मैथ्स का एनालिसिस होगा। टाइमिंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर, 7:30, 9:30, 6:30 एंड 8:30। पूरा फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा और फुल लेंथ आपका एनालिसिस भी होगा। टेस्ट एक दिन नवंबर 20 को और एनालिसिस होगा नेक्स्ट डे। तो पूरा आप आराम से देख सकते हैं। टेस्ट जरूर दीजिए इफ इट इज ऑफ योर लेवल, आपको एग्जाम देना चाहिए। नेक्स्ट है नवंबर 23 को पूरा मॉक टेस्ट होगा एसएससी दिल्ली पुलिस का 10 AM को, और सेम फिर एनालिसिस भी होगा 24 को, एनालिसिस ऑफ दिल्ली पुलिस फुल लेंथ टेस्ट। यानी कि 2 दिन एग्जाम है, 20 को और 23 को। 20 को पूरा सीपीओ का मॉक टेस्ट होगा और 23 को पूरा एसएससी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन में जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं लाइक रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स, एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड हियर। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स पूरा लेंथ टेस्ट होगा और पूरा ही एनालिसिस भी होगा। रीजनिंग अंकित गर्ग, जीके गौरव कुमार, इंग्लिश शांभवी पांडे एंड मैथ्स अवधेश दीक्षित। टाइमिंग्स आर 11 AM, 7 AM, 5 AM एंड 5 PM एंड 5 PM सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, देख लीजिएगा उसको बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट, और इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आए हमारा सब्जेक्ट है आए, फिर आता है हु। यहाँ पे ये बात समझ लेनी है कि हु है और हुम है। अगर तो इनमें हमें देखना होता है हु के बाद तो सिर्फ वर्ब आएगा और हुम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना है ना। अगर हमारे पास चॉइस आती है हु में, दैट में और विच में, तो हमें क्या देखना है, ह्यूमन के लिए हु ही आता है। ठीक है, एक कंसेप्ट ये दोनों नॉन ह्यूमन के लिए आते हैं और दैट दोनों के लिए आता है, ह्यूमन के लिए भी नॉन ह्यूमन के लिए। तो दैट भी आ सकता है, पर दैट कब आता है, जब द यूज हो सेंटेंस में, यहाँ पे द यूज हो या फिर द सेम यूज हो, द ओनली यूज हो, तो हम लोग दैट का यूज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। राइट, आइए अब देखते हैं हु हमारे सामने है। हुम आ जाएगा क्या, हुम प्लस योर फ्रेंड, क्या ये यहाँ आ सकता है। हुम ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब है ना। अभी हमने पढ़ा वर्ब सिर्फ हु के बाद आता, तो ये कट गया। हु एम, अब इसको देखेंगे, राइट आंसर इसका बी ही है गाइस। क्यों? क्योंकि जो हु के पहले सब्जेक्ट होता है ना, आई सब्जेक्ट है ना, तो हु के बाद जो वर्ब आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर आई अपने साथ एम लेता है तो आई के साथ एम आ जाएगा, हु के साथ एम आ जाएगा। अगर आई की जगह वहां पे ही होता तो ही अपने साथ इज लेता है, तो ही हु इज योर फ्रेंड, समझे। अगर यहाँ पे होता है यू तो यहाँ पे क्या आता, हु आर योर फ्रेंड, क्लियर, यू हु आर हिज फ्रेंड, इस तरीके से आता। तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार लाने के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर इसमें फर्स्ट वाला होगा। एक सेकेंड गाइस, राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा ये बी होगा, हु एम योर फ्रेंड। ठीक है, आई के अनुसार। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फिनिश्ड माई होमवर्क, फिनिश करने के बाद, ये बोलना चाह रहे हैं अगर आई वेंट आउट टू प्ले, एक्शन करने के बाद, ये बोलने के लिए क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसमें बोला जाता है जीरन प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट। और ये जीरन की जगह पे हमेशा क्या आएगा, हैविंग, हैव का जीरन, हैविंग फिनिश्ड, फिनिश है ना खत्म करने, तो हैविंग फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, खत्म करने के बाद। खत्म करने के बाद क्या, मेरा होमवर्क खत्म करने के बाद, ये ही आएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं आएगा। अब ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो द वर्क वॉज फिनिश्ड
होमवर्क कंप्लीटेड, ये नहीं है। इसमें देखो हैविंग है और वर्ब थर्ड की जगह फिनिश्ड की जगह क्या है, कंप्लीटेड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क। हैविंग फिनिश्ड या हैविंग कंप्लीटेड एक ही सेंस देगा, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा 3, पढ़ लीजिए आराम से, क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए, फिर आंसर करिए। क्वेश्चन है तरुण अग्रीड फ्रॉम मी। अब दिमाग पे जोर देंगे, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तरुण अग्री हो गया किससे, मेरे से, ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। तो अग्री अपने साथ विद लेता है समथिंग के लिए, राइट, या somebody के लिए। किसके लिए लेता है, somebody के लिए लेता है। तो विद आएगा यहां पर, ना तो टू आएगा, ना एट आएगा और ना ही फ्रॉम आएगा। तो राइट आंसर तरुण अग्रीड विद मी एट दैट पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब 3 क्वेश्चन हो गए, 4 पे चलेंगे। मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। ऐसे कंसेप्ट्स कर रहे हैं गाइस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत छोटे छोटे, बहुत सिली, बहुत आसानी से करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, एक हथियार बना के चलेंगे इंग्लिश को और बहुत अच्छे से होता जाएगा। देखें, द CEO मेड इट वेरी क्लियर, CEO ने इसे बहुत आसान बना दिया इन द एनुअल मीटिंग, एनुअल यानी वार्षिक मीटिंग में, कि द ओनली क्राइटेरिया। अब ये ओनली, द ओनली लग गया, द के साथ ओनली लग सकता है। ओनली यानी सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया जब एक ही होगा तो ये क्राइटेरिया शब्द जो है ना, ये प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। अब हमें लाना पड़ेगा इसका सिंगुलर। इसका सिंगुलर ये होता है क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है। अगर हमें सिंगुलर लिखना है तो हम क्राइटेरियन लिखेंगे, और प्लूरल लिखना है तो हम क्राइटेरिया लिखेंगे, ठीक है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, पहली चीज। अब ओनली में कोई गलती नहीं है, इसलिए हम सोल शब्द का, हालांकि मीनिंग सेम होता है, पर हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सही है। सिर्फ ये गलत था तो ये सही, और अब ये भी सही हो गया, इसलिए राइट आंसर सी होगा। इस तरीके से हर वर्ड को समझ के चलना है आगे। अब चलते हैं 4 क्वेश्चन नंबर हो गया है, 5 क्वेश्चन नंबर पे हम चलेंगे। ये रहा, ये हमारा है, इस पे हमें या तो चेंज करना है या फिर नो इम्प्रूवमेंट करना है। इवन दो, हालांकि शी वॉज डिसलाइक्ड बाय हर इन लॉज, उसे डिसलाइक किया गया उसके इन लॉज द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा, एट द बिगिनिंग ऑफ हर मैरिज, उसकी मैरिज, उसकी विवाह के शुरुआती समय में, मतलब शुरू में ऐसा होता है ससुराल में कि उसको भी डिसलाइक किया गया उसके इन लॉज में, क्योंकि जनरली कस्टम है इंडिया का। तो शी डिड मैनेज, उसने मैनेज कर ही लिया। किसमें, डिड मैनेज क्या मतलब एम्फसाइज करा, उसने मैनेज कर ही लिया किसको, टू विन देयर हार्ट्स, उनके हार्ट्स को जीतने में उसने मैनेज कर लिया। मतलब हालांकि उसको भी डिसलाइक किया गया पर उसने जीतने को मैनेज कर ही लिया। ये डिड जो है ना, ये एम्फेटिक डू है यहाँ पर, पास्ट टेंस का, इसलिए डिड लगा हुआ है। अब देयर किसके लिए आया है ये देखना है, तो इन लॉज के लिए आया है देयर। यहाँ पे विन ओवर आएगा, ये देयर आएगा, ये देयर आएगा। ये तो स्थान के लिए आता है, ये नहीं आएगा, यही वाला देयर आएगा। देम तो आएगा नहीं, ठीक है। तो विन ओवर नहीं होगा, विन होगा जीतता, उसने उनके हार्ट्स को, उनके मन को, उनके दिल को जीत ही लिया। तो विन ओवर नहीं आएगा। कोई फ्रेज की यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की जरूरत नहीं है, रॉन्ग और गिवन है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो 5 राइट आंसर इज डी, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग चलेंगे। 6 ये रहा आपके सामने, हैविंग हैड। अब हैविंग हैड, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, हैव जो होता है हमारा, इसके जितने भी फॉर्म्स होते हैं, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, चाहे हैव हो, मतलब हैव होता है मेन, इसी का एक फॉर्म ये है, या फिर हो जाए हैड, है ना। इन सब के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है ना, हैज का, हैव का, ये थर्ड फॉर्म भी होता है। थर्ड फॉर्म तो सही है। तो हैविंग हैड का मतलब पास होने के कारण, जैसे आई हैव अ कार, तो मेरे पास अ कार है, तो इसी वाला सेंस देगा। अगर हैड हम लगा देंगे ना यहाँ पे, तो यही वाला सेंस देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और लगा दे, हैविंग इन द USA एम्बेसी फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक USA एम्बेसी
में होने के कारण, ये होगा इसका मतलब। फिनिश, देखो एक सेकेंड, अभी अभी मैंने पहला क्वेश्चन था ना जब मैंने बताया था हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, इसको अगर हम लोग रख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक्शन होने के कारण, एक्शन होने के कारण, राइट। तो एम्बेसी में लंबे समय तक होने के कारण, राइट। अब यहाँ पे होना चाहिए, होना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होना को इंग्लिश में बोलते हैं बी, और बी का यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, बी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन, हैविंग बीन इन द एम्बेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बीन यहाँ पे सही होगा। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हैव जो होता है ना हमारा गाइस, हैव हो, चाहे इसका फॉर्म हो हैज हो, चाहे इसका फॉर्म हैड हो, चाहे इसका फॉर्म हैविंग हो, इन सब के साथ ये हमेशा हैव हमारा ट्रांजिटिवली यूज होता है, इनट्रांजिटिवली यूज नहीं होता है, और इसी कारण यहाँ पे प्रेपोजिशन के कारण ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो आएगा तो बीन ही, और ही हैज बीन नहीं, हैविंग बीन ही आएगा। हैविंग बीन का मतलब होने के कारण, एम्बेसी में लंबे समय तक होने के कारण। सेकंड आंसर इज द राइट वन। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। राजा नॉट ओनली पास्ड, राजा ने सिर्फ पास नहीं किया, एंड वॉन अ स्कॉलरशिप, सिर्फ पास नहीं किया। अब नॉट ओनली लिखा हुआ है तो हमें जाहिर सी बात है क्या देखना पड़ेगा, इसका पेयर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्वर्जन तो आएगा नहीं क्योंकि राजा शुरुआत में, तो पेयर देखना पड़ेगा। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो, राइट। तो बट ऑल्सो हमें ढूंढना पड़ेगा कहां पे है, नॉट ओनली पास्ट बस ऑल्सो वॉन इसमें है, और इसमें क्या है, नॉट ओनली पास्ट एंड ऑल्सो, ये देख के भी हमें प्रॉब्लम दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, ए सी या डी नहीं होगा। आसान क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, पर सिली मिस्टेक्स ना करें, इसलिए हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन जो आपके डे को, आपके एग्जाम को, आपकी कंसेप्ट को और अच्छा कर देंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गरिमा हैज हर मील एट 3, गरिमा अपना मील यानी अपना लंच जो भी है वो 3 o'clock पे कर लेती है। When she has it, जब वो उसे खा लेती है, हैज यानी खाना, आई हैव टी यानी आई एम हैविंग टी, तो मैं अपना टी हैव कर रही हूँ यानी ले रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, उसके लिए आता है, ठीक है। तो when she has it, she goes off to sleep, वो सोने चली जाती है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। यहाँ पे ये टेंस का क्वेश्चन है गाइस, टेंस का क्वेश्चन है और टेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अब यहाँ पे शी हमारा सिंगुलर है तो शी के साथ हैज ठीक है, टेंस भी ठीक है और शी के साथ हैज भी ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगता नहीं चेंज करेंगे, ये देखो विल आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा, उधर प्रेजेंट इधर प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट आना चाहिए, ये कट हो गया। अगले वाले में देखेंगे प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट आना चाहिए, हैज के साथ हैड, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया यानी एक्शन कर चुकी है, ये नहीं बोलना है व्हेन शी हैज इट, जब वो उसे खा लेती है, ये जनरल सेंस है, तो ये भी परफेक्ट नहीं आएगा। व्हेन शी विल हैव हैड इट, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब हमें टेंस चेंज करना ही नहीं है तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम क्यों घूमेंगे, ये भी हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर इज 4 यहाँ पे भी, यानी कि कोई टेंस हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। इसी के साथ 8th क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं 9 पर। देखो 9 में कैसा है, ये वो क्या आपका क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना, ग्रामर नहीं है इसमें, स्ट्रॉन्ग दिया गया है, पावरफुल दिया गया है, पोटेंट दिया गया है और स्ट्राइकिंग दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो पावरफुल, पोटेंट और स्ट्रॉन्ग तीनों ही हमारे सिनोनिम्स हैं, यानी एक ही वर्ड है। स्ट्रॉन्ग यानी भी ताकतवर होता है, पावरफुल यानी भी ताकतवर या शक्तिशाली, एक ही बात है। पोटेंट यानी भी ताकत होता है, और स्ट्राइकिंग यानी क्या होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला, सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है, यानी अस्टाउंडिंग फीचर है, समझ में आश्चर्य कर देने वाला। तो राइट नॉलेज, सही ज्ञान अगर आपके पास है, वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा टूल है, स्ट्रॉन्ग टूल है, पावरफुल टूल है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना, जो रोबस्ट होता है, जिसकी बॉडी बहुत बिल्डअप होती है, उसको बोला जाता है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए आता है, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, आपके इमोशंस होते हैं,
उसके लिए आता है। तो इस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज गलत है। इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट के लिए पावरफुल का यूज करेंगे। पोटेंट भी स्ट्रॉन्ग की तरह ह्यूमन के लिए आता है, पोटेंशियल चेक करने के लिए यूज करते हैं ना, और स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं सबसे ज्यादा। अब देखिए अगले वाले में चलते हैं। मच दिया हुआ है, मनी दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। श्रेयांश हैज गॉट मैनी फ्रेंड्स। श्रेयांश हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके पास हैज के बाद वर्ब थर्ड, और ये वर्ब हो गया पूरा। उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, या उसे मिले हैं बहुत सारे फ्रेंड्स। क्यों? बिकॉज अगला शुरू हो गया, बिकॉज कंजंक्शन है, इसके बाद अगला सेंटेंस आएगा। अगले सेंटेंस में देखो फिर से सब्जेक्ट आ गया ही, फिर से आ गया वर्ब, ठीक है। ये रहा हैज गॉट, यहाँ पे फिर से आ गया हैज गॉट, बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी, क्योंकि उसने क्या लिए हैं, उसके पास है क्या, उसने प्राप्त किए हैं क्या, बहुत सारा पैसा। तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा मच का यूज कर सकते हैं, राइट, मच का यूज कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ अ लॉट ऑफ का यूज भी हो सकता है, और बैग्स ऑफ भी हो सकता है। इनफ मतलब पर्याप्त। पर क्या ये मच गलत है? मच गलत है? नहीं, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आ गया है। कोई SEIS लगा के परेशान नहीं किया गया, तो कुछ भी गलती नहीं होने के कारण हम इसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे और नो इंप्रूवमेंट को बिल्कुल सही बता देंगे, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पे भी हमारा 10 क्वेश्चन में 4 हो जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। आयशा परचेस्ड, आयशा ने परचेस किया क्या? द वेरी गुड ऑफ, अरे द वेरी गुड। अब देखो द हमारा क्या है? आर्टिकल, इसी के साथ अब वेरी है और गुड है। तो द वेरी गुड में गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। कितना गुड? बहुत ज्यादा गुड। तो ये इसका क्या है? एडवर्ब है, राइट। तो ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव। आर्टिकल और एडजेक्टिव को नाउन चाहिए होता है। ये एडवर्ब तो एडजेक्टिव के लिए आ गया, पर इन दोनों को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और आगे हमारा प्रेपोजिशन है, जो कि यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, यानी कि द वेरी गुड गलत है, राइट। तो यानी कि ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? द बेस्ट आएगा। द बेस्ट ऑफ ऑल द सूट्स। सूट्स में से सारे बेस्ट, जितने भी बेस्ट थे ना वो सारे उसने ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द बेस्ट का, क्योंकि सारे के सारे जो सही वाले थे वो उसने ले लिए, इसलिए मोस्ट गुड, वेरी बेटर नहीं आएगा। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री को और अच्छा करने के लिए हम इसके साथ मच का यूज करते हैं। आप बेहतर कर सकते हो, यू कैन डू मच बेटर, आप और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, राइट। सुना है ना, बेटर के साथ मच बेटर आ सकता है, और गुड के साथ मच का या वेरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो सकता है, पर सुपरलेटिव में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आप 12 नंबर पे। रोहित आस्क्ड अंकित, रोहित ने अंकित से पूछा दैट व्हाई। अब दैट और वाई हम लोग बहुत बार जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं WH के पहले कोई भी कनेक्टर नहीं आता है, कोई भी कनेक्टर नहीं आता है, इसलिए दैट और वाई का यूज गलत है। यहाँ पे आएगा सिर्फ वाई, राइट, सिर्फ वाई आएगा। तो इन दोनों में से कोई आ सकता है, ये कट गया और ये कट गया। अब हम दूसरे वाले वेपन की तरफ बढ़ते हैं। एक वेपन तो हमारा ये है कि WH के पहले दैट क्या कोई भी कनेक्टर नहीं आता है, इफ आ जाए, टू आ जाए, ये सब गलत है। दूसरी बात ये कि रोहित ने पूछा अंकित से, राइट, रोहित आस्क्ड अंकित, पूछा है, क्या पूछा वो बताया जा रहा। तो यहाँ पे ये जो है ना ये क्लॉज बन रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है। रोहित ने अंकित से पूछा, क्या पूछा वो बताया जा रहा है कि व्हाई वाज ही लेट। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। लेकिन क्लॉज है ना, ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो क्लॉज है, क्लॉज है, इसलिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज होगा। व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो टू, जो भी है आगे, राइट। तो व्हाई वाज ही करेंगे तो क्यों था वो, ये पूछेंगे क्यों वो अनविलिंग था, ये बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि क्लॉज में कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे भी पहले नहीं आएगा। व्हाई ही वाज हम लोग यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे। इसी के साथ
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखिए, 13 में 13 ही आ गया है। 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन। 13 माइनर्स को फंस चुके थे। वर ट्रैप्ड है यानी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये बी और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो ये हमें बताता है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव है। बी यानी इज, एम, आर या फिर पास्ट में वॉज, वर, ठीक है, ये सब बी होता है। तो बी प्लस वर्ब थर्ड अगर आ रहा है तो हमें पता है पैसिव है। और पैसिव का सेंस क्या होगा, माइनर्स। माइनर्स जो थे छोटे छोटे बच्चे, 18 से ईयर से बच्चे नहीं, कोल माइन के माइनर्स है, माइन में काम करने वाले लोग, माइनर्स। 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन। कोल माइन के अंदर फंस गए। ड्यू टू के कारण होता है, ड्यू टू का मतलब, और ड्यू टू के जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, ये एग्जाम में सीएचएस में काफी बार आया था पिछले बार में। ड्यू टू की जगह हम रख सकते हैं बिकॉज ऑफ, और इसके जगह हम रख सकते हैं ओइंग टू, इसके जगह हम रख सकते हैं विद, ठीक है, के कारण। इन सबका मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है के कारण, ठीक है। अगर इनमें अगर हमें इसे रिप्लेस करना और सेंस यही देना है तो ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम अ नियर बाय रिवर यस्टरडे, कल नियर बाय रिवर में से, फ्रॉम आ गया, फ्रॉम में से फ्लडिंग हो रहा था, उसके कारण कोल माइन के इनसाइड कुछ माइनर्स जो हैं वो फंस गए। 13 माइनर जो हैं वो फंस गए। तो क्या यहाँ पे ड्यू टू का मतलब, जिसका मतलब के कारण है, क्या ये गलत है गाइस? अगर गलत है तो हम इसको चेंज करेंगे। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। और ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन, आगे जीरन दिया हुआ है। ऑल्दो और दो, हालांकि इनका सेंस होता है, हालांकि इनका सेंस क्या होता है, हालांकि, और ये दोनों ही क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन को अपने बाद पूरा सेंटेंस चाहिए होता है, और सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब सबसे पहले चाहिए होता है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। फ्रॉम अ नियर बाय रिवर, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लिवर नहीं, रिवर होना चाहिए शायद, ये कुछ है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए ये हमारा पूरा सेंटेंस नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कंजंक्शन तो आएगा ही नहीं, दो ऑल्दो नहीं आएगा। और ड्यू टू में कोई गलती नहीं होने के कारण हम इनको नहीं बदलेंगे। तो तीनों रिप्लेसमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गए हैं। राइट आंसर हमारा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और ड्यू टू का सिनोनिमस ये होता है, इनको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में अब ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है, एनीबॉडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, कि किसी ने कंट्री के इस हिस्से को एक्सप्लोर किया है। एक्सप्लोर किया है यानी सर्च किया है, ये पहली बार हो रहा है। अब सब्जेक्ट हमारा एनीबॉडी है, उसको ध्यान से देखिएगा। एनीबॉडी है और एनीबॉडी क्या होता है, जैसे एनीबॉडी हो गया, इसी तरीके से हो गया समबडी, इसी तरीके से हो गया नोबडी, इसी के तरीके से हो गया एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नो, नथिंग, ये सारे, इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको अननोन सब्जेक्ट कहा जाता है। कैसा सब्जेक्ट, अननोन सब्जेक्ट, यानी इनके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे मैंने बोला समबडी हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो किसने चुराया ये पता चला क्या, नहीं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, अननोन कहते हैं। इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अननोन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अननोन सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। इज एम आर में से इज आएगा, और हैज हैव में से हैज आएगा, वॉज वर में से वॉज आएगा। अब यहां देखते हैं एनीबॉडी के जस्ट वर्ब क्या है, हैव है। हैव तो हमारा प्लूरल वर्ब है, यानी हैव यहाँ पे गलत है। क्या आ सकता है, हैज आ सकता है, हैव नहीं आ सकता। तो ये दोनों हम लोग काट देंगे, सी और डी हमारे कट गए, यहाँ पे हैज ही आएगा। अब हैज आएगा, एक चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज पे, किसी ने एक्सप्लोर किया है इस हिस्से को, सर्च किया है इस हिस्से को। इनटू यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा। क्यों है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ट्रांजिटिव की तरह यूज हो रहा है। और ट्रांजिटिव यूज होने के कारण ये अपने साथ क्या ले रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, और अपने साथ क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। दिस पार्ट, ये हिस्सा पूरा ये ऑब्जेक्ट है।
ये ऑब्जेक्ट ले रहा है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन भी नहीं आएगा, तो हैज आएगा और एक्सप्लोर के बाद दिस यहाँ पे सही है, इनटू के कारण हमारा बी पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो गया। तो राइट आंसर 14 का ए होगा एग्जैक्टली। अगर आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ, सॉल्व कर रहे हैं और आपके आंसर से सही हो रहे हैं तो जल्दी से थम्स अप करें प्लीज, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, द कॉज ऑफ द डिजास्टर, द कॉज ऑफ द डिजास्टर। दो द आ रहे, दो सब्जेक्ट्स आ रहे है ना, एक ये रहा एक ये रहा, लेकिन ये वाला जो है ये आया है प्रेपोजिशन के बाद। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसका हमारे वर्ब से कोई रिलेशन नहीं होता। हमारा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लाएंगे। द कॉज ऑफ द डिजास्टर, डिजास्टर का कारण, ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन गलत, ये गलत। वॉज या इज, अब ये देख लेते हैं, इज आएगा अगर आगे प्रेजेंट टेंस हुआ है, पास्ट आता अगर आगे पास्ट टेंस यूज होता, तो पास्ट नहीं है इसलिए इज नॉट यट नोन रहेगा यहां पर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 16 पे। द मनी कलेक्टेड, पैसा जो कि कलेक्ट किया गया था, कौन सा पैसा, क्योंकि वर्ब ये रहा, द मनी वॉज डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड, मनी डिपॉजिट किया गया इन द प्राइम मिनिस्टर फंड, सेंटेंस तो ये है। अब अगर कोई पूछे कौन सा पैसा, तो फिर आप बोलोगे द मनी विच वॉज, जो कि कलेक्ट किया गया था, किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा, कौन से स्टूडेंट्स, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के छात्रों द्वारा कलेक्ट किया गया पैसा, ठीक है। मनी कलेक्टेड बाय, मनी इकट्ठा किया हुआ, कौन सा पैसा, वो पैसा जो इकट्ठा किया गया था इस स्कूल के बच्चों द्वारा डिपॉजिट कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर के फंड में जमा करवा दिया गया, ठीक है। तो द मनी बाय द स्टूडेंट्स आएगा कि नहीं आएगा, लिखा हुआ है ना विच वॉज कलेक्टेड, पैसिव है तो बाय तो आएगा ही आएगा, तो बाय सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, वो भी सही है। दिस के साथ स्कूल्स आता है क्या, दिस तो ऑलरेडी सिंगल के लिए आता है, गलत कॉम्बिनेशन। द स्टूडेंट, क्या किसी एक स्टूडेंट ने किया, नहीं, फ्रॉम दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल होता है, ये भी गलत। तो राइट आंसर बाय द स्टूडेंट्स एट दिस स्कूल भी नहीं होगा, ये भी गलत। तो राइट आंसर हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा। एकदम सही क्वेश्चन है, हर चीज इसमें एकदम दबा के दे दी गई है ताकि आपका ग्रामर कितना अच्छा है ये टेस्ट कर सके। इसी के साथ 16 क्वेश्चन खत्म होता है, 17 पे आते हैं। 17 देखिए गाइस, मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट, सारे के सारे इक्विपमेंट, अभी देखिए ये इक्विपमेंट क्या है, हमारा नाउन है और इक्विपमेंट है लगेज है, ये लगेज वाला क्वेश्चन अभी मेंस में आया है ना, CHSL में आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए नाउन की चीजें आप लोग को जान लेना चाहिए। इक्विपमेंट हमारा नॉन काउंटेबल है, यानी कि अनकाउंटेबल है, और इसके साथ कभी भी SEIS का उपयोग नहीं होता है। और जो हमारे नाउन उनके साथ SEIS का यूज नहीं होता, उनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर आ गया, तो ये गलत हो गया। इज केप्ट, मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट इज केप्ट, इज केप्ट प्रॉपरली, को रखा गया है प्रॉपरली, या हैज बीन केप्ट आएगा या बी केप्ट आएगा, तो बी तो होगा नहीं। मेक श्योर, श्योर कर लेना, पक्का कर लेना, कंफर्म कर लेना कि सारे के सारे इक्विपमेंट रखे जाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक तो ये बोला जा सकता है, अगर ये बोला जा सकता है कि रखे जाएं, है ना, अगर ये बोला जा रहा है कि मेक श्योर, ऐसा श्योर कर लेना, पक्का कर लेना कि सारे अच्छे तरीके से रखे जा चुके हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है मेक श्योर क्योंकि हो चुका है काम, पक्का करने जाना है उसको केवल, तो रखे जा चुके हैं, एक्शन हो चुका है, इसके लिए हम लोग सी का यूज करेंगे और बी का यूज नहीं करेंगे। तो हैज बीन केप्ट राइट होगा। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से वर्ब का ही क्वेश्चन, और वर्ब के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, और कई बार हमने देखा सीपीओ में थोड़े टफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, स्टेनो में भी थोड़े टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लिया है। आइए इसको देखते हैं। यस्टरडे, कल, आई सॉ, मैंने देखा, किसको, मेरे ब्रदर को, टू रिपेयरिंग हिज
फ्रेंड्स बाइसिकल। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है गाइस, सी है यहाँ पर और सी का फॉर्म है सेकंड सॉ, और सी के बाद क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फिर से एक वर्ब दिखाई दे रहा है टू के साथ, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें याद दिलाता है कि ये स्ट्रक्चर कॉजेटिव वर्ब में होता है। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें एक्शन, ये वाला एक्शन काम नहीं करता, ये वाला एक्शन काम करता है। यस्टरडे मैंने देखा किसको, मेरे ब्रदर को रिपेयर करते हुए। तो काम कौन कर रहा था, रिपेयर करने का ब्रदर कर रहा था। तो ये पॉजिटिव वर्ब होते हैं, कारण बनते हैं ये, है ना, इस काम का। तो यस्टरडे आई सॉ माय ब्रदर टू रिपेयर कीजिए, इसमें कौन सा वर्ब आ सकता है, इसमें आ सकता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। रिपेयर्स आएगा क्या, नहीं। रिपेयर आएगा यस, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, ऐसी यस लगा हुआ नहीं चाहिए। हैविंग रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, रिपेयर करने के बाद। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आ गया था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑलरेडी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। सब्जेक्ट यानी एक वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर दूसरा वर्ब जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, बेयर इन्फिनिटिव या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो 18 क्वेश्चन सी राइट आंसर। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन में। आई एंजॉय टू वॉच, मैं एंजॉय करती हूँ, पसंद करती हूँ। कोई काम अगर मैं पसंद कर रही हूँ तो मुझे पसंद कैसे आया, जब मैंने उस काम को कर कर देखा। यानी ये किया हुआ एक्शन है, किया हुआ है, आपने इसको प्रैक्टिस कर करके देखा हुआ है, यानी स्टार्टेड एक्शन है। इसी को मैं बोलती हूँ स्टार्टेड एक्शन। तो जब हमारा एक्शन स्टार्टेड होता है ना, यानी बार बार कर करके देखा हुआ है, आई लाइक दिस, है ना। अगर मैंने कोई चीज पसंद करती हूँ तो मतलब मैंने उसे करके देखा, अच्छा लगा, इसलिए मुझे पसंद आने लग गया। तो पसंद करना, एंजॉय करना, है ना, या अवॉइड करना, ये सब अपने साथ, क्योंकि ये स्टार्टेड एक्शन होते हैं इसलिए इनके साथ हमेशा जीरंड आता है। और यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी कि इन्फिनिटिव दिया जाता है, जो कि यहाँ पे गलत होता है। तो हमें जीरंड लाना है। जीरंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट प्लस ING, बस इतना लाना होता है हमें और ये हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो वॉचिंग आएगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। इसी के साथ आज के आखिरी क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अब I could not got some sleep। अब इसमें दो कंसेप्ट हैं गाइज, आज के दो वेपन्स हैं। कुड नॉट, सबसे पहले तो कुड हमारा क्या है, कुड हमारा मॉडल है, और मॉडल की जो सबसे खास बात होती है वो एक ही होती है, मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ पे क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और यहाँ पे गॉट लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें गेट करना पड़ेगा। और मॉडल और वर्ब फर्स्ट के बीच में एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, और नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, राइट। तो कुड नॉट गेट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुड नॉट गेट आना चाहिए। गलत हो गया गॉट के कारण, गेट है, गेट है, यहां तक सही है। अब ये तो दो गलत हो गए, लेकिन अब दूसरा कंफ्यूजन है, सम आएगा या एनी आएगा। तो अब आते हैं हम दूसरे कंफ्यूजन को क्लियर करने। कुड नॉट गेट तो क्लियर हो गया, दूसरा कंफ्यूजन ये है, जब हमारे सेंटेंस में नॉट लग जाए, या तो नॉट लग जाए यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, या फिर हमारे सेंटेंस में प्रश्नवाचक हो यानी क्वेश्चन मार्क हो, यानी कि हमारा क्वेश्चन, हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव हो। इंटरोगेटिव यानी प्रश्न पूछ रहा है। अगर या तो हमारा सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है या फिर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या नकारात्मक है, दोनों चीजें, या तो नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ऐसी कंडीशन में हम, अगर हमें सम और एनी में से किसी को चुनना है तो हम चुनेंगे एनी को, क्योंकि सम कभी भी इंटरोगेटिव या नेगेटिव में नहीं आता है। सम इंटरोगेटिव या नेगेटिव में नहीं आता है। सेंटेंस अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे एनी का और सम का यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ आज के सारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट अच्छे वाले सेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिए, अगर आपने इसमें से कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स को सीखा हो तो जरूर उसका एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको सेशन ऐसा लगा हो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है तो आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ जो सीपीओ का एग्जाम देने वाले उनके साथ शेयर करिए। तो इसी के साथ कल के सेशन में सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे। और हाँ गाइज, सैटरडे को आ रहा है एक पूरा
पैक सेशन, कंसेप्ट से पैक सेशन, जिसमें कंसेप्ट्स भी होंगे, वोकैबुलरी भी होंगी, जो जो हमारे इसमें सीपीओ के एग्जाम में आता है हर चीज़ वो होगी। तो वो सेशन 70 मिनट का होगा और वो 70 मिनट होंगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। 70 मिनट 70 क्वेश्चन, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं। तो जल्दी से अपने आप को तैयार कर लीजिए उन 70 क्वेश्चन के लिए। फिर से मिलेंगे उस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।